नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक इमोशनल कहानी है। आंटी, इनसे मिलिए, ये दादी जी हैं। हमारे पड़ोस में रहती हैं। थोड़ा झुकी तरन्नुम पाँव स्पर्श किया। सदा सुहागन रहो बेटी, आज करवा चौथ है, तेरा सुहाग बना रहे। दादी जी, इनके यहाँ करवा चौथ नहीं होता। एक पल में तरन्नुम का पूरा शरीर कांप उठा। कमरे का फर्श, दीवार, मानो सब कुछ थरथरा रहे थे। अपना आपा खो बैठी। बगल में रखी कुर्सी पे किसी तरह से बैठ गई। 20 साल बाद। पर तरन्नुम का चश्मा तो पर्स में था, इसलिए चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। पर आवाज़, यह तो वही आवाज़ है। ये आवाज़ मुझे बुढ़ापे की खोल जरूर चल चुकी है, लेकिन एक क्षण नहीं लग रहा है मुझे पहचानने में। रश्मि ने घबरा कर तरन्नुम का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चलिए चलकर कमरे में लेट जाइए, शायद सफ़र के कारण आपको थकान हो गई होगी। तरन्नुम ने आंखें खोली। उसके कंठ सूख गए थे। किसी तरीके से अपने आप को संभाला और फिर कांपती आवाज़ में पूछा, वो कहाँ है? कौन? जिनके मैंने पाँव छुए? दादी जी। वो तो चली गई, पड़ोस में ही रहती हैं। वो देखिए, सामने वाला घर है। खिड़की से उसने दिखाया। उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। कौन है वो लोग? रश्मि ने विस्मय से देखा। कुछ सालों से यहाँ रह रहे हैं ये लोग। पहले लखनऊ में रहते थे। मोहल्ले में लोगों ने बताया, किसी हादसे में दादी जी के पति, दो बेटे और बहू मारे गए। सिर्फ बड़ा बेटा और दादी जी ही बच पाए हैं। बड़े बेटे की नई नई शादी हुई थी। बहुत दिन तक तो बहुत ही विक्षिप्त हालत में रहे थे वो लोग, किंतु दादी जी की दृढ़ता और मजबूती ने खुद और बेटे दोनों को ही संभाल लिया। बड़े बेटे ने तो मानसिक संतुलन खो दिया था, इसलिए दादी जी शहर दर शहर भटकती रही उनके इलाज के लिए। दूसरों के घरों में काम करके जिंदगी चलाई। धीरे धीरे ठीक हुए। तो कहते हैं ना, जीवन तो जीवन ही है, किसी भी तरह निकल ही जाता है। ठीक होने पे खुद कमाने लगे और माँ का काम छुड़वा दिया। कितने भी जख्म हो, जिंदगी उन्हें रौंद ही देती है और आगे बढ़ जाती है। यह कह के रश्मि चुप हो गई। बहुत ही मुश्किल से उसने पूछा, और बड़े बेटे का नाम? उनका नाम मयंक है। लोगों ने बहुत कहा, परंतु उन्होंने विवाह नहीं किया। माँ बेटे अकेले ही रहते हैं। तरन्नुम ने आंखें बंद कर ली, मानो वो गहरी नींद में सोना चाहती थी, पर सो कहाँ पाई। अतीत के असंख्य पन्नों की फड़फड़ाहट की आवाज़ लगातार उसके कानों से टकरा रही थी। तरन्नुम अतीत में खो गई। सुबह से सुनैना व्यस्त थी। करवा चौथ की तैयारी चल रही थी। सज धज के उसने सास के पांव छुए तो सास ने ढेरों आशीर्वाद दिया। जुग जुग जियो बिटिया, सदा सुहागर रहो। सुनैना और उसकी सास दोनों ने उपवास रखा था। लाल साड़ी में सजी धजी सुनैना को देख के सास ने कई बार बलैया ली कि नजर न लगे। पूजा की तैयारी चल रही थी। मयंक यह कह के ऑफिस चला गया कि चांद निकलने से पहले घर आ जाएगा। और आज जीवन का इतना विभत्स रूप, इतना भीषण शोर शराबा, हथियार, बंदूक, खून, आग, पूरा घर आग की लपटों में समा गया। आग की लपटों में तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसकी सांसें घुट रही थी, फिर भी अपने आप को किसी तरह से संभाला और घर में सभी को ढूंढने के लिए दौड़ी। पर प्रचंड लपटों ने उसे भी घेर लिया। वो चीखती रही, क्योंकि पूरा परिवार घर के भीतर ही था। अधबेहोशी की हालत में बाहर दरवाजे की तरफ आई। दंगाइयों ने जैसे ही उसे देखा, गिद्ध की तरह उस पर झपट पड़े। उसे फिर से घर के भीतर जाना चाहती थी, पर आग की लपटें उसे जाने ही नहीं देती। एक तरफ आग की लपटें, दूसरी तरफ दंगाई। उसकी सांसें घुटती जा रही थी। वो बाहर निकलना चाहती थी। उसी समय दंगाइयों में से एक व्यक्ति उसके ऊपर झपटता है और घसीटता उसे बाहर निकाल लेता है। पता नहीं उस वक्त कहाँ से उसमें इतनी प्रचंड शक्ति आ गई कि उसने अपना हाथ छटके से छुड़ाते हुए दौड़ पड़ी और वो सभी उसके पीछे दौड़ पड़े। वो भागती रही, चीखती रही। अंत में सामने देखा, एक पल भी नहीं लगा, सामने गोमती नदी थी। वो उसी में कूद पड़ी। जब आंखें खुली तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। बाद में पता चला कि वो हफ्तों तक बेहोशी की हालत में थी। जब जब होश आया तो बिल्कुल पागलपन की हालत में चली गई। चीखती चिल्लाती लंबे समय तक इलाज कराया शकील अहमद ने। सही सही अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पाई। जब उसे अपना नाम याद आया, तब तक तो उसका नाम तरन्नुम हो चुका था। जब वो थोड़ी सामान्य हुई, तब शकील अहमद ने उससे पूछ के उसके परिवार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर पता चला कि पूरा घर जल चुका है। परिवार का कोई सदस्य नहीं बचा। मयंक के बारे में भी बहुत पता करना चाहा था। पुलिस की भी मदद ली, मगर यही पता चल पाया, मयंक जिस ऑफिस में काम करता था, उस ऑफिस को भी जला दिया गया। एक स्टाफ भी जिंदा नहीं बचा। पूरे शहर में दंगा फैला था। शकील अहमद की पत्नी और बेटी की भी मौत इसी घटना में हो गई थी। उन्हें ढूंढने के क्रम में ही सुनैना उन्हें मिली थी। गोमती से हजारों लाशों की छानबीन हुई। सुनैना की चंद सांसें अटकी थी। उसे सरकारी विभाग द्वारा अस्पताल लाया गया। उसी अस्पताल में शकील अहमद की जली हुई बेटी और पत्नी का इलाज वो करा रहे थे। उनकी पत्नी बगल वाली बेड पे ही थी। समय ने ऐसा दांव खेला कि सुनैना तो जिंदा बच गई, लेकिन शकील अहमद की पत्नी और बेटी दुनिया से चली गई।
उस दिमागी हालत के कारण सरकार उसे किसी मानसिक अस्पताल में भेजने की बात कर रही थी। उस दिन अचानक शायद वक्त ने कुछ निर्णय ले लिया था। शकील अहमद का 8 साल का बेटा सुनैना के बिस्तर के पास आया और हाथ पकड़ के कहा, आपा घर चलो। उसके बाद कभी उसका हाथ छोड़ा ही नहीं। कई दिनों तक वो रोता रहा। बेवश होकर शकील अहमद सरकारी औपचारिकता पूरा करके उसे घर ले आए। कई बार उसने आत्महत्या की कोशिश की, पर शकील अहमद हर बार उसे बचा लेते। तरुणी नाम पे भी उसने विरोध किया, पर उन्होंने कहा, जब मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता था तब मुझे नहीं समझ में आता था कि तुम्हें क्या कह के बुलाऊं। मेरी बड़ी बेटी का नाम तरन्नुम था। अब वो इस दुनिया में नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी तरन्नुम मुझे मिल गई है, इसलिए मैं तुम्हें ही तरन्नुम कहने लग गया। इकबाल की मासूमियत ने उसे जीवन का आधार दे दिया। समय गुजरता गया। शकील अहमद भी नहीं रहे। सुनैना ने इकबाल की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। 20 बरस गुजर गए। इकबाल अब 28 साल का हो गया था। सुनैना की जिम्मेदारी तब पूरी हुई जब इकबाल को एक कंपनी में अच्छी सी नौकरी मिल गई। उस कंपनी में कार्यरत जिस लड़की से इकबाल ने पसंद किया, उसी से सुनैना ने उसका निकाह करा दिया। एक दिन इकबाल ने अपना फरमान सुनाया तो वो बिल्कुल विचलित हो गए। हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। इनकार करते हुए कहा, इकबाल तुम सना को लेकर चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर इकबाल नहीं माना। तरुणी ने दिल्ली के स्टेशन में पाँव रखा तो अतीत ने फिर से प्रहार करना शुरू कर दिया। आज वर्षों के बाद उस शहर से बाहर कदम रखा था। शकील अहमद लखनऊ छोड़ के अपने पुश्तैनी घर में आए, तब से वो वहीं रह रही थी। भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, उदासी, वेदना, घबराहट। ना जाने कितने तंतुओं ने उसे घेर रखा था, जिसे वर्षों पहले हृदय के किसी कोने में दबा दिया था। इकबाल को कंपनी के काम से दिल्ली आना था। सना के बचपन की दोस्त रश्मि दिल्ली में ही रहती थी। इकबाल का जब काम खत्म हो गया तो अपनी दोस्त से मिलने की जिद। वो तीनों जब वहां पहुंचे तो रश्मि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उन दोनों को 3 दिनों के लिए रोक लिया। भरा पूरा परिवार था। तरन्नुम उसकी सास से बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और आज वापस लौटने का दिन था। आप लोग एक दिन और रुक जाते तो पड़ोस में दादी जी के यहाँ हम लोग चलते। करवा चौथ की पूजा के कारण हम लोग कहीं नहीं जा पाए। तरन्नुम के दिमाग के सारे तार एक साथ झंझना उठे, मानो पूरा शरीर जवाब दे उठा है। उसने पाँव जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। ठीक से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। इकबाल चिंतित हो गया। अचानक आपको क्या हो गया है? आई थी तो आप अच्छी भली थी। बाहर गाड़ी लगी थी। सभी से विदा लेके इकबाल तरन्नुम को सहारा देते हुए बाहर लाया। सामान गाड़ी में रखा जा चुका था। सना बैठ गई, किंतु तरन्नुम के तो पाँव ही नहीं उठ रहे थे। और अचानक पड़ोस के घर में जाके उसने एक छाया को देखा। आज तरुण नहीं रुक पाई, बदहवास सी दौड़ पड़ी। सब भौचक्के रह गए। इकबाल भी दौड़ा। आपा। अब तक तरन्नुम के अहाते गेट को खोल के बरामदे में आ चुकी थी। कुर्सी में बैठा हुआ पुरुष अचानक ही सामने खड़ा हो गया। उसके मुंह से चीखें निकली, मयंक, मैं तुम्हारी सुनैना। एक पल में उस पुरुष को झकझोरती हुई मूर्छित होकर गिर पड़ी। 2 दिन हो चुके थे अस्पताल में। सुनैना और मयंक को अभी तक होश नहीं आया था। सुनैना को देखकर मयंक भी होश खो बैठा था। पूरा परिवार मौन था। जिसको जो जानना था वो जान चुका था, जो समझना था समझ चुका था। अतीत की सारी परतें उखड़ चुकी थी। बस इंतजार था दोनों के होश में आने का। आज वो कमजोर और वृद्ध काया, जो इतने सालों से मजबूती से जिंदगी से लड़ती आई थी, बहू को देखकर सुन पड़ चुकी थी। वक्त मूक और स्तब्ध था। एक एक लम्हा सभी के लिए इतना भारी था कि उसका बोझ उठाना मुश्किल होता जा रहा था। समय के दांव ने नियति से भी स्तब्ध हो गई थी। तरन्नुम को होश आ चुका था। एक तरफ वर्तमान और दूसरी तरफ अतीत, दोनों के पड़लों को तौलती भविष्य को आंक रही थी तरन्नुम। प्रेम, मोह, दुविधा के डोर में बंधी मानसिक संघर्षों से जूझ रही थी। मयंक की भी यही हालत थी। दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों को समझ बूझ रहे थे, किंतु आखिरी निर्णय किसी ने नहीं लिया। वर्षों के टूटे तार आपस में जोड़ने का प्रयास तो कर रहे थे, पर इन तारों की झंझावत से शिथिल पड़ रहे थे। एक तरफ वर्षों से खोया पति, दूसरी तरफ जिस पुत्र को जिसे पाला था उसका मुंह। उन दोनों जंजीरों ने उसे जकड़ रखा था, परंतु एक नया तार प्रबल हुआ। इकबाल तरन्नुम के करीब आया और बोला, आपा, बचपन से मैंने आपको अम्मी की तरह समझा। अब्बा नहीं रहे, फिर भी आपने मुझे दोनों का प्यार दिया। आपने मुझे परिवार दिया, जिंदगी दी। आज भी मैं बेटा कह ले या छोटा भाई, अपना फर्ज निभाना चाहता हूँ। आपा, आप कहीं भी रहे, आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। आप तो मेरे रूह में बसती हैं, तो फिर ये दूरियां तो वो है ही नहीं। सभी की आंखों में नमी थी और मौन थी। उस मौन को तोड़ा सना ने। अरे हाँ, जब एक परिवार की जगह 2 परिवार हो गया हम लोगों का, अब तो दिल्ली में ठंडी हवा का आनंद हम भी उठाएंगे। अनायास से अतीत और वर्तमान सब आपस में घुल मिल गए। सभी के होठों पे मुस्कान फैल गई। इकबाल सना को लेकर वापस चला गया, यह कहकर कि हमेशा मिलने आते रहेगा।
मयंक ने भी आश्वासन दिया, मैं भी सुनैना को लेकर आता रहूँगा। रात हो चुकी थी। बिस्तर पे सुनैना सास के पाँव के पास बैठी थी। उनके पाँव को स्पर्श करते हुए कहा, आपके आशीर्वाद में कितनी शक्ति है। उस दिन भी सुबह आपने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो, और आज 20 साल बाद भी आपका वही आशीर्वाद देके मेरे पति को आपने लौटा दिया। सास ने सूनी आंखों से दीवार की तरफ देखते हुए कहा, उस दिन छोटे बेटे ने मुझे बचाने के लिए रसोई घर के पिछले दरवाजे से बाहर की तरफ धक्का दे दिया था। मैं गिर पड़ी थी, होश खो बैठी, इस कारण उठ नहीं पाई। उसके बाद सभी को बचाने के लिए वो दौड़ पड़ा। फिर क्या हुआ पता नहीं। जब तक होश आया तब तक सब कुछ राख हो चुका था, और मयंक को जिस ऑफिस में जलाया गया था वो ऑफिस से तो पहले ही निकल गया था, शायद उसी आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे घर में फैल गया था। दरवाजे पे खड़ा मयंक चुपचाप सुन रहा था। अपने पदचापों से उसने सन्नाटे को तोड़ा, नम आंखों को पोंछते हुए कमरे के भीतर आया। पल भर में माँ और पत्नी दोनों को अपनी बाहों में भर लिया, किंतु वक्त वो तो अभी भी असमंजस में था। इस मिलन को देखकर ना रो पा रहा था, ना हंस पा रहा था। अतीत दूर खड़ा मौन था, लम्हों ने झकझोरा था वक्त को। देखा सामने खड़ा वर्तमान मुस्कुरा रहा था। वर्तमान को मुस्कुराता हुआ देख वो भी मुस्कुराने की कोशिश जरूर कर रहा था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।